ऊपर उसको कंट्रोल करने की आवश्यक सिर्फ परिवार ही है जो उसको नियंत्रित कर सकता है। हम और आप समाज के लोग किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते। भारत में लिव इन रिलेशनशिप को आप क्या मतलब आप इसको किस नजरिए से देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप को? मैं इसको बहुत ही गलत तरीके से देखती हूँ। अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप को मैम तो सब लोग ज्यादातर बहुत कॉमन कर रहे हैं। जी, जी। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो रहा है, अभी लिव इन में रहते हैं 4-5 साल, उसके बाद शादी कर लेंगे, तो इसको तो बहुत कॉमन ले रहे हैं, आप गलत कह रही हैं। हाँ, मैं इसलिए गलत कह रही हूँ क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारी पाश्चात्य संस्कृति है। सॉरी, ये पाश्चात्य संस्कृति का कॉन्सेप्ट है, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसा नहीं है। हमारा लॉ जो है इंडियन, वो एक अनमैरिड लेडी को माँ बनने का राइट नहीं देती है। जी। वो अवैध संतान होती है, उसका पिता कौन है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति में एक अनमैरिड लेडी माँ बन सकती है। तो फिर हम उस लिविंग रिलेशन को अपने इंडिया के कॉन्सेप्ट में क्यों उसको मतलब ला सकते हैं? तो वो मैं उसको कहीं से उचित नहीं मानती हूँ और ये बहुत ही अनुचित है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। संघर्ष के बलबूते, संघर्ष के दम पे एक बेटी होने के साथ जो बेड़ियां होती है एक महिला के पैरों में, जो जंजीरें होती हैं, उन जंजीरों को तोड़ के किस तरह से इन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, खुद को आगे बढ़ाने का काम किया, और किस तरह से इन्होंने समाज को एक कर दिखाया कि एक महिला, एक बेटी, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकती है और बहुत कुछ कर सकती है। बहुत बहुत स्वागत है सुमिता जी आपका हमारे शो स्माइल विद आयुष में। जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। जी मैम, आपने जो अभी तक अपने जीवन में काम किया है और जो स्ट्रगल किया है एक औरत होते हुए, एक महिला होते हुए, जी, वो अविश्वसनीय है मेरे मानने में। जी, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। आज के समय में कोई भी महिला इस तरह से इतना जो स्ट्रगल नहीं कर पाती है। जी, जहाँ तक कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार का अभियान है, इसमें आप शामिल हैं? जी, मैं इसमें पूर्वी विधानसभा से, जी। मैं मंडल 4 से इसकी संयोजिका के उत्तरदायित्व में हूँ। बहुत 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 शुभकामनाएं मैम इसके लिए। मैम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका उद्देश्य पूरी तरीके से क्या है, आप इसको डिटेल में आज बता सकते हैं? हमने स्लोगन तो बहुत देखा है, जी, जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी, जी, लेकिन जी। इस स्लोगन के पीछे पूरी टीम क्या काम करती है और क्या मकसद है? मैं आपको बता सकती हूँ कि 2014 में जब हमारी बीजेपी की सरकार आई जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने प्रधानमंत्री उत्तरदायित्व को शीर्ष पर लिया, जी। तो उन्होंने पूरे देश में इन चीजों को, सामाजिक विसंगतियों को भी देखा। तो ये देखा कि आपके ये तो मैं कहना चाहूंगी कि 2014 में जब हमारी बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत में आई, जी। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि हरियाणा में सामाजिक असमानता बहुत चरम सीमा पर थी। उसकी वजह थी कि बेटियों का अनुपात वहां न्यूनतम था, जिससे सामाजिक विसंगतियां उत्पन्न हो रही थी। मुझे लगता है कि आजादी के बाद ऐसे कोई पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस असंगति की वजह को देखा, और मैं कह सकती हूँ कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री या हमारी ऐसी सरकार आई जिन्होंने प्रकोष्ठ पर और बेटियों के ऊपर काम करने का विचार किया, और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए 15 जनवरी को हरियाणा के पानीपत गांव में 2015 में इस प्रकोष्ठ की स्थापना की। और इसको पूरे देश में पार्टी के बिहाफ पे कई योजनाएं दी गई जो बेटियों के लिए समर्पित थी। जैसे हम कह सकते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए कई योजनाएं थी। बेटियों के जन्म होने पर उन्हें सुकन्या समृद्धि योजना, सुमंगला योजना, ऐसी कई योजनाएं दी गई जो कि क्योंकि उनका मानना था कि एक जब स्वस्थ माँ होगी तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। आर्थिक रूप से उसके जन्म लेते ही समृद्धि योजना, समृद्धि उसके होते ही खाते में पैसे आ जाना, उससे उसको उसके पालने पोसने की समस्या का समाधान, और उसके बाद सुमंगला योजना कि जब वो 20-21 साल की होगी, जो आप एक छोटा सा अमाउंट जमा करेंगे वो 21 साल में उसके विवाह के लिए पर्याप्त धनराशि होगी। साथ ही उसकी एजुकेशन के लिए भी ऐसी कई योजनाएं दी। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि इस प्रोजेक्ट ने, इस प्रकोष्ठ वर्ग ने जिस मुहिम को लेकर हमारी सरकार ने काम किया, और उससे प्रतिशत का अनुपात का अंतर जो था बहुत हद तक कम हुआ, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले और लोगों की सोच में परिवर्तन देखने को भी मिले।
फेमिनिस्ट एक वर्ड है जी जो बहुत सारी महिलाएं, मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा था, एक महिला ने डाला था सिक्योर फील करते हुए, तो उसने लिखा था फीलिंग फेमिनिस्ट। ये फेमिनिस्ट वर्ड का क्या अर्थ है? मतलब इतना ज्यादा, ऐसे तो पुरुष के लिए कोई मेल करके ऐसे कोई वर्ड नहीं है, जी जी महिलाओं के लिए ही एक फेमिनिस्ट वर्ड क्यों है और क्या अर्थ है देखिए इसका? देखिए आयुष जी, इसके पीछे वजह ये है कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि हमारा भारत देश जो है, या बहुत प्राचीन समय में हम ना जाए, तब वहां पे आप देखते थे कि कई राजकुमारियों ने भी, रानियां भी बनी और जिन्होंने शासन को संभाला है। लेकिन मोस्टली हम कह सकते हैं कि हमारा देश पुरुष प्रधान समाज है। जब पुरुष की ही प्रधानता है तो पुरुष के लिए शब्द कैसे बनेगा? नारीवाद की बात इसलिए आई है कि नारी नारी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। जब कई स्थान ऐसे हैं जहां आप देखते हैं कि बेटियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। जब एक बेटी को जन्म लेने का अधिकार नहीं है, तो ये समाज उनको और क्या अधिकार देगा? इसलिए ये नारीवादी शब्द बना। और ये जो शब्द बना है, ये शब्द की उत्पत्ति हुई है क्योंकि ये समाज ऑलरेडी पहले से ही पुरुष प्रधान समाज है और आज भी है। महिलाओं के विकास ना हो पाने का क्या कारण हो सकता है? महिलाओं के विकास ना होने के कारण मुझे जो लगता है सबसे बड़ा है, एक तो एमलेस एजुकेशन है। और जो हमारे अभिभावक है, समाज का वर्ग है, उनकी एक ये सोच है, धारणा बनी हुई है कि तुम पढ़ के क्या करोगी? चलाना तो तुम्हें, रहना तो तुम्हें घर में ही है, संभालना तो घर ही है, पैदा तो बच्चे ही करना है, बनाना तो रोटी है। तो वो उसके कैरियर में पैसा लगा के, बेटी तो पराई है, ये हम तो जो डॉक्टर बना देंगे तो तू तो पराई घर चली जाएगी, तो भैया मैं तेरे शादी में पैसा खर्च कर दूंगा लेकिन तेरी पढ़ाई पे पैसा खर्च नहीं करूंगा। ये सोच, ये ये नैरो माइंड जिसको आप कहते हैं, इस तरह की सोच ऐसी ही कि बेटी को पराया मानना। जब बेटी को आप अपना ही नहीं मान रहे हैं, तो जो आपका है ही नहीं, उसको आप विकसित कैसे करेंगे? तो वो बहुत उपेक्षित है। जो आपका है ही नहीं उसको आप विकसित कैसे करेंगे? वो उपेक्षित है। सारा पैसा शादी में लगाने के लिए वो तैयार है, लेकिन बेटी को काबिल बनाने के लिए वो तैयार नहीं है। महिलाओं की पश्चिम की संस्कृति की तरफ खिंचाव को आप सही समझते हैं? देखिए, बैलेंस होना चाहिए। एकदम रूढ़िवादी में रह के उसको मान्यताओं, धर्म के नाम पे, मान्यताओं के नाम पे, संस्कार के नाम पे उसको एकदम से कैद कर देना, उसके विचारों को, बिल्कुल उसके विचारों को साइड कर देना कि तुम्हारी सोच शुरू से उस तरह का करना, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो इतनी कुंठित हो जाती है। मैं शुद्ध हिंदी में अगर बोलूं तो वो विद्रोही हो जाती है। वो, उसको लगता है कि भाई मैं क्यों नहीं जी सकती हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं जो पाश्चात्य जीवन शैली है, जो कि उसको वो स्वतंत्र दिखती है, उनको पहनने ओढ़ने, शिक्षा, घूमने फिरने की स्वतंत्रता होती है, तो उसको लगता है कि ये चीज मुझे भी मिलना चाहिए। आकर्षित करने की एक वजह ये है। सोशल मीडिया पे बढ़ रही नग्नता को आप क्या कहेंगे? महिलाएं सबसे ज्यादा जो कम उम्र की लड़कियां हैं, कम जी उम्र की क्या, अब तो कुछ ज्यादा उम्र की भी औरतें जी जी अच्छे जी। परिवार से होते हुए भी ऐसे वीडियोस बना रही हैं, ऐसी हम्म, अश्लील हरकतें कर रही हैं, जी जी जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी ये, सोशल मीडिया नग्नता की तरफ चलता जा रहा है। हाँ, ये तो बहुत ही हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत ही चिंता का विषय है और मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। और मैं उन महिलाओं से ये भी कहना चाहूंगी कि अगर कोई ऐसा जीवन जो आपके सपनों में बाकी रह गया हो, जो आपको नहीं मिला, तो आप खुद को कुंठित ना करें। एक स्वस्थ मानसिकता के लिए सुंदरता का मतलब कभी नग्नता नहीं हो सकती, आकर्षण का मतलब कभी निर्वस्त्र होना नहीं हो सकता है। आप पूरे कपड़ों में भी बहुत ग्रेसफुल और सुंदर हो सकती हैं। वो सुंदरता आपके विचारों में होनी चाहिए, आपके व्यवहार में होना चाहिए। और रही कम उम्र की बच्चियों की बात, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो पॉपुलर हो, एक उनकी एक एज होती है, उनको लगता है लोग हमें देखें, लोग हमें पहचाने, तो उनको लगता है कि अपनी पहचान बनाने का ये सबसे सस्ता सरल तरीका है। तो कई बार क्या होता है कि वो इसी फेम के चक्कर में, नेम और फेम के चक्कर में अपने कैरियर से विमुख होकर उस तरफ इन्वॉल्व हो जाती है। तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि इसमें पेरेंट्स की भूमिका होनी चाहिए, उनको ये विचार और संस्कार देने का प्रयास करना चाहिए ताकि बेटियां उस तरफ तो बढ़े लेकिन मर्यादा को ना लांघें। मैं एक बार कैब से जा रहा था, जी तो जो कैब ड्राइवर था उन्होंने मुझे एक कहानी बताई। जी। कहानी लखनऊ की है। हम्म, लखनऊ में समिट बिल्डिंग है, समिट बिल्डिंग जी में जी क्लब वगैरह है। जी तो जी लखनऊ में कहानी है, रात के समय की करीब, ज्यादा रात नहीं हुआ था, जी
उन्होंने मुझे बताया कि कुछ लड़कियों ने कैब बुक किया, हम्म वो आई और उनको मैंने समिट बिल्डिंग के पास ड्रॉप करना था, मैं वहाँ ले गया। हम्म तो वो उनके पास जो है सिगरेट वगैरह और काफ़ी हम्म ऐसी चीज़ें थी, नशे वाली पदार्थ जिसको वो पीना चाहते थे। हम्म तो उन्होंने कैब ड्राइवर से बोला कि मैं इसको कर लूँ, हम्म स्मोकिंग वगैरह उनको करना था, हम गाड़ी में कर लें। तो अच्छे घर की लड़कियाँ थी जी और बहुत पैसे वाली भी थी। जी तो उन्होंने कहा नहीं गाड़ी में आप ये सब मत करिए मैम, हमारा काम है गाड़ी चलाने का। तो उन्होंने कैब ड्राइवर को बोला कि हम तुम्हें 5,000 रुपए, ओ तुम हमें गाड़ी में स्मोकिंग वगैरह ये सारी चीजें कर लेने दो। अब ये जो लड़कियां थी जिनके पास इतने पैसे थे, इतनी सारी चीजें थी, तो जाहिर सी बात है एक संभ्रांत अच्छे परिवार से रही जी होंगी। जी जी तो ये जो नशा और अप्राकृतिक आचार विचार की तरफ जो आज की महिलाओं के लिए कॉमन होता जा रहा जी 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 है, नशा करना, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूंगी, जहां तक कि मैं भी अपने आसपास ऐसी बच्चियों को देखती हूँ और इस तरह की दृश्य जो आप बता रहे हैं बहुत इजीली देखने को मिलती है, जो कि बड़ी ही शर्मिंदगी का विषय है। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ, मैंने मेरा ऐसा अनुमान होता है कि वो बच्चियां छोटे शहर से आके इधर आके पढ़ने के लिए, कैरियर के लिए आई होती हैं। तो यहाँ पे भी विचार संस्कारों की ही मैं कहना चाहूंगी कि संस्कार बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को न केवल बड़े होने पे ही बच्चे को समझ और सोच देने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जब वो एक अच्छी उम्र के होते हैं तब उनको सोच के देने की आवश्यकता होती है। और यदि आवश्यक ना हो तो जब तक आपका बच्चा 20-21 साल का ना हो, परिवार से उसको अलग नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक वो परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, भले बुरे का फर्क समझता है, तब आप उसको अपने कैरियर बनाने के लिए भेज सकते हैं। तब उसके कैरियर बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैम जिस तरह से आप और बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हमें उड़ने नहीं दिया जाता, जी। हमारे पंख काट दिए जाते हैं, हम्म तो उड़ने देने का अर्थ तो यह भी निकाला जा सकता है कि उड़ने दिया गया तो नशा कर रही है, नहीं 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 दारू पी रही है, क्लब जा रही है, इस तरीके जी की जी हरकतें जी कर रही है, नहीं तो उन्हें आजादी नहीं मिल रही है परिवार से, हाँ ये तो तो ये उसका चीजें वो कर रही हैं। ये उसका मिसयूज है और ये आजादी नहीं है। ये आजादी नहीं है। यहाँ फिर बात मैं आयुष जी संस्कार की ही कहूंगी। जी। अगर मेरे हस्बैंड मुझे, आज मैं बाहर जा रही हूँ, अब मेरे पिता का जीवन था या मेरे भाइयों का था, शादी के बाद वो खत्म हो जाता है, अब जिम्मेदारी पति की होती है। तो यदि मेरे पति मुझे अनुमति दे रहे हैं, मैं बाहर जा रही हूँ, तो मुझे अपने रूल मालूम है, अपने नियम मालूम है। आज मैं कहूँ कि मैंने एक पुरुष बाहुल्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, तो उसकी वजह यही है कि हमें भले ही अवसर नहीं दिए गए, क्योंकि हम एक छोटे शहर से हैं, तो वहां अवसर उतने मुझे नहीं दिए गए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने संस्कार छोड़ दिए। मुझे आज भी मेरे माता पिता ने मुझे इतनी हाईली एजुकेशन दी, ऐसे संस्कार दिए, ऐसी सोच दी, हमें जब भी अवसर मिला हम उन्हें कर सकते हैं। तो आजादी का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने मतलब मूल्यों को छोड़ दें। एक विवेकानंद जी का एक कोटेशन है कि जमीन से जमीन से मुक्ति किसी पेड़ के लिए आजादी नहीं हो सकती है। अगर एक वृक्ष कहे कि मुझे आजाद होना है, इस मिट्टी ने मुझे जकड़ रखा है, तो वो तो मर जाएगा ना, कहीं जाएगा ही नहीं तो। वो तो मर जाएगा। वो जिंदा तभी तक रहेगा जब तक वो उस मिट्टी से जुड़ा रहेगा। तो आजादी और उड़ान का मतलब ये कतई नहीं होता है कि हम अपनी सामाजिक नियमों का उल्लंघन करें, अपनी बंदिशें जो एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते जो प्रकृति ने हमें दी है। क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम 9 बजे रात को क्यों निकले, अकेले क्यों निकले कि हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हो, फिर हम पुलिस हेल्प लें, ये करें, महिला में जाए, एनजीओ में, व्हाट नॉनसेंस। जब तक हमें बहुत आवश्यक नहीं है, हम इतनी लेट नाइट निकले क्यों? अगर निकले तो किसी व्यवस्था के साथ निकले। तो आप लड़की हो, एक प्रकृति ने जो हमारे बीच और पुरुष के बीच में, लड़के और लड़की के बीच में जो अंतर रखा हुआ है, उसको हमें समझना भी होगा, स्वीकार भी करना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भारत में करीब 35% जी 35% सिर्फ महिलाएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही हैं। जी, ये भी पाश्चात्य संस्कृति का एक दुष्प्रभाव है, जो कि हमारे भारतीय समाज पर आया हुआ है। उसकी सबसे बड़ा कारण तो ये है कि मीडिया की वजह से लोगों के कॉन्टैक्ट हो जाते हैं।
मीडिया, सोशल मीडिया में कई तरह से इजीली अप्रोचेबल है वो लोग। जब पति पैसा कमाने में या कहीं लगा होता है, तो उसको लगता है हमें समय नहीं मिल रहा है, हमें ये नहीं मिल रहा है, तो उसको लगता है कि हम भी दोस्त बना सकते हैं, हम भी इस जीवन को जी सकते हैं। तो ये मैं उचित बिल्कुल नहीं समझती हूँ, और इसमें ऐसा ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए ये है कि आपके जो पार्टनर है, वो बिल्कुल क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। पैसा कमाना और मैं पैसे कमा के परिवार में ला रहा हूँ, सुख-सुविधाएँ दे रहा हूँ, ये मतलब वो कहते हैं ना कि हम खुशियाँ इकट्ठी करते रहे। वक़्त जब आया तो वो खिड़की से निकल गए, ऐसा कुछ कोटेशन मैंने पढ़ा था। तो ये वक़्त देना, रिश्तों को वक़्त देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उन रिश्तों से जुड़े रहेंगे, वो रिश्ते आपसे कभी दूर हो ही नहीं सकते। मैम, रिश्तों को वक्त देना बहुत जरूरी है। क्या जी। जरूरी है कि पास में बैठ के वक्त दिया जाए? वक्त तो मेंटली जैसे होता है कि किसी से मेंटली दूर हो जाना और किसी से फिजिकली दूर हो जाना। जी, जी, एक जी। घर में भी रह के लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं जी, जी, मेंटली, बहुत है ना? अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। तो मेंटली दूर तो होना तो फिर तो उस रिश्ते के खत्म होने हाँ, जैसा ही होता तो है। अभी यहाँ पे सवाल ये है कि पुरुष एक जिम्मेदारियों से जब वो अपने परिवार के लिए कुछ चीजें करता है, क्योंकि जो मैंने देखा है जब पुरुष कुछ भी करता है तो उसके हर काम के पीछे यही मकसद होता है कि मेरा परिवार अच्छे से चले। नहीं, देखिए आयुष जी, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कई बार मैंने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, बड़े-बड़े जिनकी बहुत सारे ऑफ़िस चल रहे, पता नहीं कितना करोड़ों कमा रहे हैं। जब जिसके पास बहुत पैसा आता है ना, तो वो उसको यही सोच एक पुरुष की होती है कि उसको हम हर सुख-सुविधा दे तो रहे हैं, गाड़ी दे रहा है, ड्राइवर दे रहा है, तुम्हें खाना नहीं बना रहा, नौकर-चाकर, ये क्या ये सफिशिएंट है? मैम, ये तो आप बहुत बड़े पैसे की बात कर रही हैं, मैं एक कॉमन फैमिली की बात कर अगर रहा आप हूँ। कॉमन फैमिली की भी बात कर रहे हैं, तो वो उसको लगता है कि वो जैसे कि घर में खाने की व्यवस्था करके एक परिवार के ऊपर उपकार कर रहा है, और उसको लगता है मैं टायर्ड हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बाहर से टॉर्चर होके आया हूँ, और वो आप यकीन मानिए कहीं न कहीं वो बढ़ते हुए बच्चों को इंतज़ार करती हुई पत्नी को समय देना भूल जाता है। और एक महिला जो भारतीय महिला है, वो 2 रोटी खाना चाहे, उसको कोई ख्वाहिश नहीं होती है कि आप उसको होटल और रेस्टोरेंट ले जाएँ, लेकिन वो ये ज़रूर चाहेगी कि पति हफ्ते में 1 बार पार्क में उसके साथ बैठे, चाट के ठेले पे जाके ₹20 की बतासे उसके साथ खाए। तो अगर पति क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा है, बाय द वे उसकी चाहे वो कुछ भी प्रॉब्लम हो उसके जी, साथ जी। में, चाहे वो उसकी सोच ही ऐसी ना हो, हुँ, ना हुँ, समझदार हुँ। हो, तो इसका क्या अर्थ है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं, कर नहीं, दिया जाए? ऐसा नहीं होता है। आपने कहा 35% ऐसा जी। है, तो जो बाकी बचे, तो वो तो ऐसा नहीं कर रहे ना, जबकि ये सब उनकी लाइफ में भी चल रहा है। तो रिक्तता को हर कोई भरने की कोशिश करे, भरने के कई तरीके होते हैं, रिक्तता को दूर करने के। तो रिक्तता जो खालीपन अगर आपको परिवार से मिल रहा है, तो उसका ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के साथ जुड़ के उसको पूरा करें। ये अगर हो रहा है तो ये बहुत कुछ चिंता का विषय है। कुछ ना कुछ करके अपने पति को ही जो होता है समझाना चाहिए कि हाँ, समझाएँ या अपने को किसी क्वालिटी अपनी हॉबी में इन्वॉल्व करें। जो महिला पूरी तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ चुकी हो, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि जो हुँ। पति क्वालिटी टाइम भी देते हैं, सारी चीजें जी। देते हैं, लेकिन फिर भी उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, जी, जी, जी। गलत संबंध होते हैं, बहुत सारी हुँ, गलत हुँ, हुँ। चीजें होती है जिनका उनके बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। जी। उन महिलाओं को कैसे ठीक किया जाए? मतलब ठीक करने का अर्थ ये है कि उस समाज को कैसे उन महिलाओं को समझाया जाए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये जो कर रही हैं, हुँ, हुँ। कहीं ना कहीं इनके बच्चे पे, इनके पति पे, हर चीज पे बहुत गलत असर डालने वाला है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। यहाँ पे मैं एक एक महिला होने के नाते जो मेरा दृष्टिकोण है, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके परिवार की होती है। परिवार में उसका भाई भी होगा, माँ भी होगी, बहन भी होगी, उसकी बहुत क्लोज़ फ्रेंड भी होंगी। तो कहीं न कहीं उनको ये कह के मैंने आजकल ये देखा है, इस तरह की चीज़ें मैंने भी देखी हैं। जैसे महिलाओं को भी मैंने ऐसे देखा है, ऑब्ज़र्व किया है। लोग कहते हैं, "अरे छोड़ो, हमें क्या करना उसके उसका वो पर्सनल लाइफ़ है।" ये पर्सनल लाइफ़ कह के उसको छोड़ देना और उसको वो करते रहने देना, ये बहुत गलत है। सबसे पहले तो परिवार के ही लोग नियंत्रित करें। अगर इस तरह के मैटर हैं, और जब ये बात समाज को पता है, तो क्या घर के लोगों को नहीं पता है? तो बिल्कुल। अगर है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कहें कि अगर आप इस रास्ते पे चलेंगी और आप इस तरह से करेंगी, तो हम आपसे संबंध नहीं रखेंगे। तो कहीं न कहीं एक समय के बाद उसको वो एक रिश्ते चुनने के लिए उसको समझ आएगी कि ये जो रिश्ते में हम भाग रहे हैं और हम इतने रिश्ते खो देंगे, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा।
तो परिवार के लोगों पर उसको कंट्रोल करने की आवश्यक सिर्फ परिवार ही है जो उसको नियंत्रित कर सकता है। हम और आप समाज के लोग किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते। भारत में लिव इन रिलेशनशिप को आप क्या मतलब आप इसको किस नजरिए से देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप को? मैं इसको बहुत ही गलत तरीके से देखती हूँ। अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप को मैम तो सब लोग ज्यादातर बहुत कॉमन कर रहे हैं। जी, जी। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो रहा है, अभी लिव इन में रहते हैं 4-5 साल, उसके बाद शादी कर लेंगे। तो इसको तो बहुत कॉमन ले रहे हैं, आप गलत कह रही हैं। हाँ, मैं इसलिए गलत कह रही हूँ क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारी पाश्चात्य संस्कृति है। सॉरी, ये पाश्चात्य संस्कृति का कॉन्सेप्ट है। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसा नहीं है। हमारा लॉ जो है इंडियन, वो एक अनमैरिड लेडी को माँ बनने का राइट नहीं देती है। जी। वो अवैध संतान होती है, उसका पिता कौन है? जबकि पाश्चात्य संस्कृति में एक अनमैरिड लेडी माँ बन सकती है। तो फिर हम उस लिविंग रिलेशन को अपने इंडिया के कॉन्सेप्ट में क्यों उसको मतलब ला सकते हैं? तो वो मैं उसको कहीं से उचित नहीं मानती हूँ और ये बहुत ही अनुचित है और इस तरह से नहीं होना चाहिए।